नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 9 क्लास का ये रसायन शास्त्र का ये बुक है। और ये पहला अध्याय है हमारे परिवेश के पदार्थ। इस अध्याय का ये दूसरा वीडियो क्लास है। इससे पहले हमने एक वीडियो क्लासेस को ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर इससे पहले के क्लासेस को नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके उसको देखें। आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण इस जगह से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये जो अध्याय है हमारे परिवेश के पदार्थ, इसमें 5 या 6 क्लासेस होंगे। तो छोटे छोटे क्लासेस होंगे, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको देख लेंगे। इसके पहले के क्लासेस को या फिर इसके बाद के क्लासेस को देखने के लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उनको भी पता चले हमारे इस चैनल के बारे में। और जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, तो वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, या फिर क्या प्रॉब्लम होता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विजिट करें और वहाँ से ट्रांसलेशन और ग्रामर को आसानी से सीखें। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं उसके आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। क्या है, हमारे चारों ओर पदार्थ विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। पदार्थ के ये विभिन्न रूप ठोस, द्रव और गैसीय हमारे अवस्था में होते हैं। हमारे शरीर में भी पदार्थ के ये तीनों रूप मौजूद हैं। हमारी हड्डियां और दांत पदार्थ के ठोस रूप हैं। हमारे शरीर में मौजूद रक्त पदार्थ का द्रव रूप है। और जो वायु हम श्वास के द्वारा अंदर खींचते हैं वह पदार्थ का गैसीय रूप है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के शरीर में जल प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। एक अनुमान के अनुसार भार के विचार से हमारे शरीर में लगभग 70% जल ही होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है इसको 3 भागों में बांटा गया। एक ठोस, जैसे ये आप पेंसिल देख रहे हैं, ये जो किताब देख रहे हैं, ये क्या है, ये ठोस के रूप में है। और द्रव, पानी है, दूध है, कोई सा भी जो लिक्विड पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, जो बहने वाला पदार्थ है, वो क्या है, वो द्रव है। और गैसीय पदार्थ, ये जो हवा है, ये क्या है, ये गैस है। या फिर आप जिस गैस से आप खाना पकाते हैं वो क्या है, वो भी गैस है। या और भी जितने भी तरह के गैस हैं तो वो सभी गैस हैं। तो ये सब हमारे शरीर में भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उसमें से हमारे शरीर में कह रहा है कि किसी एक स्वस्थ मानव के शरीर में उसके शरीर के वजन के हिसाब से 70% जल ही होता है। किंतु सभी द्रव पदार्थ इन तीनों ही रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। क्या कह रहा है कि ये जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था है, इसमें सभी पदार्थ ये तीनों गुण एक साथ में नहीं अपना सकते हैं, उनके पास नहीं होता है। कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जो सिर्फ ठोस ही होते हैं, कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जो गैसीय ही होते हैं, कुछ एक पदार्थ हैं जो सिर्फ तरल ही है। लेकिन जो तरल हैं उनको गैसों में परिवर्तित किया जा सकता है, जो गैस हैं उनको तरल में परिवर्तित किया जा सकता है। मगर हर ठोस पदार्थ को तरल में या गैस में उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। सपोज अगर ये पेंसिल लें, एक लकड़ी का टुकड़ा लें, उसको अगर आप गैस में परिवर्तित करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो ऐश में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वो राख बन जाएगा। उसको आप जला सकते हैं मगर उसको आप बॉयल करके गैस नहीं बना सकते हैं। किसी भी द्रव्य पदार्थ इन तीनों ही रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर आदि सिर्फ ठोस रूप में ही रहते हैं, जबकि कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन आदि ठोस और गैस दोनों रूप में पाए जाते हैं। किंतु अधिकांश पदार्थ विभिन्न स्थितियों में ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए
जल एवं गंधक इन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आप जल को, जो जल आप पीते हैं, जो जल नदियों में बहती है, आप इसको सिर्फ तरल रूप में अभी देख रहे हैं, द्रव रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन इसी जल को जब आप गर्म करते हैं तो फिर ये वाष्पित होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो उसका गैसीय रूप कहलाता है। और जब इसी जल को आप ठंडा करते हैं, यानी कम टेम्परेचर पर जब इसको ले जाते हैं, तो ये जल फिर से जम के बर्फ यानी ठोस रूप में बन जाता है। तो ये जो जल है इसके तीनों रूप हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे लिक्विड हैं, बहुत सारे तरल हैं जिनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे गैस हैं जिन गैसों को संपीड़ित कर, संघनित कर हम उसको तरल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ये रसोई बनाने वाला, खाना बनाने वाला जो गैस है, इस गैस को आप दाब पर, अत्यधिक दाब देकर इसको तरल में बदल लेते हैं, इसको संघनित कर लेते हैं और फिर इसको आप एक सिलेंडर में फिल कर देते हैं। तो इसके अलग अलग रूप हैं। जब आप ठोस रूप में रखते हैं तो ये आकृति जो आपको दिखाया गया है, ये ठोस रूप में इस तरह से दिखेगा। जब आप उसको द्रव रूप में बनाएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा, और जब आप उसको गैसीय रूप में देते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देगा। पदार्थ की ठोस अवस्था। ठोस पदार्थ में अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। अभी जो अंतराणुक आकर्षण बल है ये क्या है, इससे पहले आपने पढ़ लिया है। इसके पहले के अध्याय में मैंने बताया है कि हर एक वस्तु, चाहे वो कुछ भी हो, लोहा हो, पत्थर हो, पानी हो, कागज हो, लकड़ी हो, हर एक पदार्थ छोटे अणुओं से बना है। और वो जो छोटे अणु हैं वो इतने छोटे हैं कि आप उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाते हैं। आप सपोज कीजिए कि आप पानी को फव्वारे से जब निकालते हैं, जो आप स्प्रे छींटते हैं अपने शरीर पे, जो स्प्रे करते हैं परफ्यूम का, उस स्प्रे में निकलने वाले पानी के एक छोटे से कण, उस परफ्यूम के एक छोटे से कण को भी अगर आप 1000 टुकड़ों में बांट पाएं, तब उस एक टुकड़े को जब आप देखेंगे तो फिर उसके अंदर भी 2-4 उसके और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो उनके आसपास घूम रहे होते हैं, और उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, और उन टुकड़ों के बीच में खाली स्थान भी होता है। उस खाली स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। और वो जो अणु के चारों ओर जो छोटे छोटे टुकड़े घूमते हैं, वो आपस में एक दूसरे से खिंचे हुए होते हैं, उसको अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठोस पदार्थ में अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफ़ी निकट रहते हैं तथा वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान बहुत न्यून होता है, यानी बहुत कम होता है। तो ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान यानी एक छोटे कण के चारों ओर जो छोटे छोटे अणु होते हैं, उनके बीच का जो खाली जगह होता है वो बहुत ही कम होता है। इसी कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते। हाँ, वे अपने विराम के मध्य स्थान में स्वतंत्र रूप से कंपन जरूर करते हैं। ठोस पदार्थों के सामान्य गुण देखिए, आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। कोई सा भी ठोस पदार्थ जो है उसकी आकृति, अगर ये पेंसिल एक ठोस पदार्थ है तो इसको जिस तरह से बनाया गया है इसकी आकृति ऐसे ही रहेगी। ये जो आयतन को मतलब जो जगह ले रही है, ये अपने इस आकार को इस वातावरण में रखने के लिए जो जगह ले रही है, ये इसका आयतन है।
इसका जो द्रव्यमान है, इसको उठाने में जो हमारे द्वारा अवरोध पैदा किया जाता है, इस वस्तु के द्वारा जो अवरोध पैदा किया जाता है वो इसका द्रव्यमान है। तो वो इसका द्रव्यमान भी अस्थिर रहेगा अगर हम इसको कुछ नहीं करते हैं तो। आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होने के कारण उनके कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना ही एक दूसरे से वो दूर जा सकते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और इसी कारण उसका आयतन भी स्थिर रहता है। ठोस पदार्थ का क्या है, आकृति अस्थिर रहती है जिसके कारण उसका आयतन अस्थिर होता है। लेकिन जब आप तरल पदार्थ को लेंगे तो आप उसको जिस बर्तन में, जिस सरफेस पर, जिस जगह उसको रख देंगे वो उसके हिसाब से अपने आयतन को बदलते रहेगा, लेकिन उसका आकार बदलेगा मगर उसका आयतन नहीं बदलेगा। वो आप एक थाली में पानी रख दें तो जो उसका आयतन होगा वही आयतन उसको आप एक ग्लास में रख देंगे तो वही आयतन होगा। उसको आप एक प्रखनली में रख देंगे तो भी उस पानी का आयतन वही होगा, मगर उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। थाली में होगा तो उसका आकार अलग होगा, ग्लास में होगा तो उसका आकार अलग होगा, प्रखनली में होगा तो उसका आकार अलग होगा। पुस्तक एक ठोस पदार्थ है, इसकी आकृति और आयतन निश्चित हैं। रबर बैंड भी एक ठोस पदार्थ है, इसको खींचने पर इसकी आकृति बदल जाती है किंतु खिंचाव बल घटने के बाद आकृति पुनः वापस लौट आती है। चीनी और नमक भी ठोस पदार्थ है। चीनी या नमक के किसी भी क्रिस्टल की आकृति निश्चित है। मेज भी एक ठोस पदार्थ है, इसकी आकृति निश्चित है तथा यह एक निश्चित स्थान अधिकृत करता है। चीनी और नमक जैसे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है वे उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। फिर भी ये पदार्थ ठोस हैं क्योंकि इनके छोटे छोटे रगों की आकृति किसी भी पात्र में अपरिवर्तित रहती है। चीनी के जो टुकड़े हैं हम उसको थाली में रख दें, कटोरे में रख दें या फिर बोरे में रख दें या फिर घर में ऐसे ही उसको फर्श पे उझल दें, उसका आयतन सेम रहेगा, वो जगह सेम ही छेकेगा। हाँ, वो क्षेत्र में कम और ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो उसके जो टुकड़े हैं वो कभी नहीं बदलेंगे, इसलिए वो एक ठोस पदार्थ है। अब घनत्व, डेंसिटी, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ये घनत्व क्या है, एक सबसे छोटे जिस कण को हम विभाजित नहीं कर पाते हैं उस कण के आसपास के जो अंतराणु के बल होते हैं और अंतराणु का स्थान होते हैं, तो जिस पदार्थ में जितना कम से कम अंतराणु का स्थान होगा और उसके अणुओं के अंदर आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा ठोस होगा। किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व क्या हुआ, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब उस वस्तु को उठाने में जो हमें बल लगा और वो जितना जगह को अधिकृत कर रहा है वो हमारा घनत्व कहलाता है। आयतन को प्रायः घन मीटर MQ में या लीटर L में व्यक्त किया जाता है। घनत्व को GmL पावर -1 इकाई में व्यक्त किया जाता है। SI में इसे kgm पावर -Q में व्यक्त किया जाता है। इसके बारे में आगे जाएंगे तो अध्ययन करेंगे। अंतरानुक बल मजबूत रहने के कारण ठोस पदार्थ के कण न्यून स्थान या आयतन में ही एक दूसरे के साथ मजबूती से सटे रहते हैं। इसी कारण ठोस के घनत्व उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के घनत्व जो हैं वो उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंतरानुक बल काफ़ी मजबूत होता है और अंतरानुक स्थान जो है, पदार्थ के कण न्यून स्थान या आयतन में ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे होते हैं। उनके कणों के बीच, उनके अणुओं के बीच दूरी नहीं होती है, जिस वजह से वो अधिक उच्च घनत्व वाले होते हैं। द्रवणांक एवं क्वथनांक, ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। कोई सा भी ठोस पदार्थ जो है उसका जो द्रवणांक है यानी उसके गलने की जो प्रक्रिया है और उसके उबलने की जो प्रक्रिया है,
वो दोनों उच्च होते हैं, वो अधिक ताप पर इस प्रक्रिया को कर पाते हैं। बल इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठोस पदार्थ के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। ठोस पदार्थ के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, कमरे के ताप से अधिक होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। मजबूत अंतरानुक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के कण परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। बाहर से दाब पड़ने पर भी इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कठोर और दृढ़ होते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ईंटे के टुकड़े को लीजिए और उसको हथौड़ी से मारिए और वो टूट जाता है, और अब आप एक लोहे को लीजिए और उस पर हथौड़ी से मारिए और वो नहीं टूटता है। इसके पीछे क्या कारण है? ईंट के टुकड़ों के जो अणु हैं उनके आपस में जो अंतरानुक बल है वो कम है, लोहे के अंतरानुक बल से वो बहुत कम है। कम अंतरानुक बल होने के कारण आपने उसको आसानी से तोड़ दिया। उसी जगह आप एक मिट्टी का ढेला ले लें और उसको जब आप तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है। फिर आप एक ब्रेड को ले लें, वो आसानी से टूट जाता है। या फिर ये जो पेंसिल है, आप इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ अधिक बल लगने पर ये टूट जाता है। ये जो पेपर है, इसको जब हम खींचते हैं तो ये फट जाता है, आपस में एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये इसके जो अणु हैं, इसके अणुओं के जो चारों ओर छोटे छोटे कण हैं जो आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं, इनके अंदर जो आकर्षण का बल है वो कम है। और इसी तरह अगर हम एक पतली लोहे की परत ले लेते हैं जिसको आप टीन कहते हैं, तो उसको हम हाथों से तोड़ के फोड़ के इधर से उधर उसको नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अणुओं के चारों ओर जो कण उसके प्रति आकर्षित हैं, उनका आकर्षण बल इतना अधिक है कि हम उनको अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये अंतरानुक बल के कारण होता है। और अंतरानुक बल सबसे अधिक उसी पदार्थ में होता है जिसमें अंतरानुक स्थान न्यून हो, यानी लगभग ना के बराबर हो। ऐसे पदार्थ बहुत ठोस होते हैं। अब संपीड़िता, ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। संपीड़न का मतलब है कि आप उसको दबाव देके उसके आयतन को कम कर सकते हैं, उसको संपीड़न करना कहते हैं। अर्थात ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसके आयतन को क्रमशः घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान इतना कम होता है कि उसे और अधिक कम नहीं किया जा सकता। अतः ठोस पदार्थ के कणों को और अधिक निकट नहीं लाया जा सकता है। पावरोटी या स्पंजी पदार्थ अपवाद हैं। यद्यपि ये भी ठोस पदार्थ हैं, किंतु इनके अंतरानुक स्थान में वायु भरी होने के कारण इन पर दाब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हें दाब बढ़ाकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दाब बढ़ाने पर इनके अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। क्या कहा गया है कि आप किसी भी ठोस पदार्थ पर जब आप दाब बढ़ाते हैं यानी दबाव देते हैं, तो उसके जो अंतरानुक आकर्षण बल है और अंतरानुक स्थान है वो एकदम से न्यून स्थान में है, और उसके कणों का जो आकर्षण है वो इतना तीव्र है कि उसके पास एक भी जगह खाली नहीं है। तो आप उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी उस पर दबाव देके उसके आयतन को आप कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन पदार्थ के अणुओं के बीच में अंतरानुक स्थान होता है उसको हम संपीड़ित कर सकते हैं, उसको हम दबाव देके उसके आयतन को हम कम कर सकते हैं। सपोज कि आप मिट्टी को दबा के एक बड़े से ढेले को छोटे टुकड़ों में आप बना सकते हैं। एक ईंट को आप दाब देके उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक लोहे को टुकड़े को आप कितना भी दबाव दे दें वो
छोटा उसका आयतन नहीं घट सकता है। एक पत्थर कितना ही उस पर दाब दिया जाए उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आप हवा पे दाब देंगे तो हवा के आयतन में कमी आ जाएगा। उसके पीछे क्या रीज़न है कि हवा के जो कण हैं उनके कणों, एक कण से दूसरे कणों के बीच में खाली स्थान है, यानी अंतराणु का स्थान बहुत अधिक है, जिस वजह से जब हम उस पर दाब देते हैं तो वो अंतराणु का स्थान उनका ख़त्म होता है और धीरे धीरे वो न्यून होता है और वो संपीड़ित हो जाता है, और संपीड़ित होते ही उनका आयतन घट जाता है। अब देखिए बहाव, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके अणुओं में अंतराणु का आकर्षण बल जो है वो काफ़ी अधिक होता है। इस वजह से ठोस पदार्थों में बहाव नहीं होती है। लेकिन जब आप तरल पदार्थ में आते हैं या गैसीय पदार्थ में आते हैं तो तरल पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल जो होता है वो ठोस पदार्थ के अनुपात में बहुत ही कम होते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए और वो आगे की ओर निकलने लगते हैं। ठोस पदार्थों के बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ के कण इतनी मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं कि वे बिना बाधा के एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते हैं। प्रसार या संकुचन, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों ओर अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, परंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती है कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाएं। अतः ठोस पदार्थों में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। इसी प्रकार किसी ठोस पदार्थ को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा घटती है और कंपन की तीव्रता भी बहुत कम हो जाती है, किंतु ये कण इतने स्थिर स्थान को नहीं छोड़ते और ये परस्पर अत्यधिक निकट भी नहीं आ पाते। इसी कारण ठोस पदार्थों को ठंडा करने पर संकुचन बहुत ही कम होता है। अब देखिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि पानी के जो कण हैं उनके जो अंतराणुक बल हैं और अंतराणुक स्थान है उन दोनों में अंतर है। अंतराणुक बल भी कम होता है और अंतराणुक स्थान उसमें होते हैं, जबकि ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और अंतराणुक स्थान न्यून होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो जब आप किसी ऐसे ठोस को गर्म करते हैं जिसका अंतराणुक स्थान कुछ भी नहीं होता है तो उसके जो अणु होते हैं वो सिर्फ कंपन करते हैं, जिस वजह से जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो वो थोड़ा ढीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है। जब आप उसको बहुत गर्म करते हैं तभी वो तरल रूप में पिघलने लगता है और वो एक दूसरे पर से होके फिसलने लगता है। लेकिन जनरली आप अगर उसको लोहे को 100 डिग्री 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो लोहे में सिर्फ लचीलापन आएगा, वो पिघलना शुरू नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होते ही पानी के जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और वो वाष्प बन के ऊपर उठने लगते हैं। या फिर जब आप उसको ठंडा करते हैं किसी पदार्थ को तो जो ठोस पदार्थ है उस ठोस पदार्थ को आप कितना भी ठंडा करेंगे, चूंकि उसके अंदर अंतराणुक स्थान न्यून है, ना के बराबर है, इसलिए उसमें संकुचन नहीं आएगा। जिस पदार्थ में, जैसे अगर आप एक पाव रोटी की बात ले लें, अगर आप एक पाव रोटी को ठंडा करते हैं तो वो संकुचित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे खाली स्थान हैं, उसके एक अणुओं के चारों ओर बहुत सारे खाली स्थान हैं। उन खाली स्थानों में वो अणुएं सिकुड़ जाएंगी तो वो सिकुड़ जाएंगे, लेकिन संकुचन हो जाएगा। लेकिन ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें वो अंतराणु का स्थान है ही नहीं, वो संकुचन भी नहीं करते हैं।
अब देखिए ऊर्ध्वपातन, सामान्यतः ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह पहले पिघलकर द्रव में परिणत होता है और अधिक गर्म करने पर वह द्रव से वाष्प में परिणत हो जाता है। किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे बिना पिघले ही वाष्प बन जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए ठोस गैस में सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस पदार्थ की अवस्था में होने वाले ऐसे परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अतः वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस में के मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, इसको जरा हम लोग अपनी भाषा में समझ लेते हैं। पानी के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव और गैसीय। जब हम पानी एक द्रव रूप में है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके जो अणु हैं उनमें जब ऊर्जा का संचार होता है तो वो अपने से दूर भागते हैं, उनके जो कण होते हैं वो उनसे दूर जाते हैं, तो अंतराणु का स्थान और बड़ा होता है और फिर वो हवा के कण के साथ मिलके वो उड़ के ख़त्म हो जाते हैं, यानी वाष्प बन जाते हैं। अगर हम उस वाष्प को किसी बंद चीज़ में लें तो वो वाष्प हमारे पास संग्रहित रहेगा। अगर हम उस वाष्प को फिर से संघनित करेंगे तो वो फिर से जल में परिवर्तित हो जाएगा और जब उस जल को हम ठंडा करेंगे तो फिर वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये किसी पदार्थ के 3 गुण हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों को जो ठोस अवस्था में हैं और अगर आप उनको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद अगर हम एक लोहे को गर्म करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब हम एक लोहे को गर्म करते हैं तो वो तरल बनता है। लेकिन अगर आप उस पदार्थ को गर्म करते हैं, कुछ एक ऐसे पदार्थ ऐसे हैं जिसको जब हम गर्म करते हैं तो वो तरल में ना बदल के, ऐसे ठोस पदार्थ जो तरल में ना बदल के सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं और जब हम उन गैसीय अवस्था को फिर से संघनित करते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस की अवस्था में ही परिणत हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपात कहलाता है। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड, नवसादर या आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है उसको आप गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा और उस गैस को जैसे ही आप संघनित करेंगे तो फिर से वो ठोस रूप में चला आएगा, तरल रूप में वो आपको नहीं प्राप्त होगा। कार्यकलाप देखिए, पोर्सिनेल की एक बेसिन में थोड़ा अशुद्ध नवसादर अमोनियम क्लोराइड लेकर उसे एक कोणीय फनेल में ढक दें, जैसा कि चित्र 1.8 में दिखाया गया है। ये चित्र 1.8 है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस कार्यकलाप को किया जा रहा है। फनेल के सिरे पर एक परखनली उलटकर रख दें। फनेल के सिरे पर एक परखनली को पलट के रख देने के लिए कह रहा है और आप तार की जाली पर बेसिन को गर्म करें। नवसादर वाष्पित होकर परखनली के ठंडे भागों में एकत्र होने लगता है। इस कार्यकलाप को आयोडीन, कपूर, नेपथलीन आदि के साथ भी किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग किसी ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ को अपद्रव्यों से मुक्त करने के लिए किया जाता है और इसके गैस को जब आप संपीड़ित करेंगे तो फिर से ये द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो क्लास है इसको अब हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो क्लास लंबा हो जाने से फिर हमको प्रॉब्लम होता है वीडियो अपलोड करने में। तो आज के इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा ये वीडियो क्लास अच्छा लगा हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें
और इससे बाद के क्लासेस ये विसरण से हम आगे पढ़ना फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। उसको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।